हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मूवी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज हम बता दें कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की आज़ादी में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और साथ ही साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज ही के दिन अर्थात 2 अक्टूबर का ही जन्मदिन था। तो सबसे पहले इस जन्म दिवस के अवसर पर समस्त जो श्रोतागण होंगे, दर्शक होंगे, उन सबको हार्दिक बधाई। और एक संयोग ही कहिए, ऊपर वाले की कृपा ही कहिए कि हमारी भी जन्म इसी दिन हुई थी, अर्थात मेरा भी जन्मदिन 2 अक्टूबर ही है। फ्रेंड्स, एक बात और आपको बताते कि ये जो नवरात्र चल रहा है, बड़ा पावन महीना है, तो इसमें त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। लेकिन किसी भी हाल में आप स्टडी से बिल्कुल जुड़े रहें, लगातार और रूटीन बना करके अध्ययन करते रहें, जिससे कि आपको आने वाली आगामी परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, आज जो हम विषय लिए हैं वर्ग 10वीं का अर्थात मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है। विषय फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान से है, जिसका अध्याय 2 है विद्युत तथा इनके प्रभाव। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और पहले अगर आप नहीं देखे होंगे फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो भी आप देख लेंगे। और मैथ का फ्रेंड्स पूरा A to Z बना दिया गया है सभी चैप्टर से, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। और जितने भी आपको लर्निंग में जो डिफ़िकल्टी आती है, समझने में परेशानी आती है, उसको एक गागर के सागर की तरह हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक लाने में मदद करेगा। तो अब और समय न लेते हुए सीधा हम लोग टू द पॉइंट आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत धारा और उनके प्रभाव, अध्याय 2 एनसीईआरटी बुक 10 से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बताया गया मुख्य बिंदु। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है जिसे हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, विद्युत परिपथ है। इसका बड़ा इजी परिभाषा है, आप याद रखेंगे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक बार फिर से सुन लिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत मतलब लगातार होगा, लगातार होता है। इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फिर फ्रेंड्स पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो उसका जो परिभाषा होगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। टू द पॉइंट जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल इस तरह से आप याद करेंगे, लिखेंगे परीक्षा में, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ आई बराबर क्या होगा? तो आई बराबर Q/T। अब ये है का, जहाँ आई क्या है? तो आई विद्युत धारा को संकेत बताता है। ये Q जो है आवेश है और T समय को कहते हैं। तो इससे विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है I बराबर Q/T। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। संकेत क्या होगा फ्रेंड्स? V। पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी का विभव क्या माना गया है? तो शून्य माना गया है। अब यहाँ देखिए V बराबर क्या होगा? तो V बराबर W/Q, अर्थात इसका मतलब वोल्ट विभवांतर बराबर क्या हो गया? तो कार्य बटा आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है इतना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब इसमें आगे चलते हैं, इसी करके एक एक पॉइंट को हम देखते चलेंगे। और आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे और
अच्छा से अच्छा अंक लाने में आपको ये वीडियो बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। अब आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं विभवांतर क्या है। ठीक है, विभवांतर क्या है? तो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बड़ा इजी है, बिल्कुल है कि नहीं है? विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। क्या होता है? तो इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एक पॉइंट इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा विभवांतर को किस से मापते हैं, तो आपका जवाब होगा वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। परिभाषा क्या होगा? तो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। एक बार दो बार सुन लीजिए, एक बार बोल दीजिएगा। और मैं तो बोलता हूँ आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, नोट्स बनाते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद हो जाता है। आगे चलिए। एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। कितना होता है? एक कूलॉम आवेश की रचना कैसे होगा? तो उतना कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6.25 इंटू 10⁻18। बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा महत्व की है और इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। सीधा सीधा प्रश्न आएगा। सेल के द्वारा चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि चालक के सिरों पर विभवांतर किससे बनाए रखा जाता है? तो आपका जवाब होगा सेल से। क्या हुआ पूरा स्टेटमेंट? तो सेल के द्वारा चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चालक। चालक किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से धारा प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं। वेरी इजी, बहुत आसान परिभाषा। चालक किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से धारा प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम कहें कि जिससे जो बिजली सप्लाई होता है जिस तार से, उसी को चालक कहते हैं। अब जैसे देखिए सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या हैं? तो विद्युत के सुचालक हैं, चालक हैं। आप एल्युमिनियम को भी कह सकते हैं, वह भी है। सबसे अच्छा चांदी चालक होता है फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन बहुत महंगा होने के कारण इसका यूज जनरली हम लोग नहीं करते। अब आइए अर्धचालक क्या होता है? तो जिस पदार्थ की विशिष्ट चालकता चालक तथा अचालक के बीच हो उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कर रहा है? जिस पदार्थ की विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के बीच हो उसे अर्धचालक कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि जिससे होकर के बिजली प्रवाहित हो सके, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, और एक ऐसे पदार्थ जिसे बिजली प्रवाहित नहीं हो सके, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके, उन दोनों के बीच का कोई पदार्थ है तो उसी को हम अर्धचालक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हुआ? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। अर्धचालक के उदाहरण पूरे रट जाइए, बिल्कुल ये निश्चित रूप से इस बार एग्जाम में आ सकता है। अर्धचालक क्या हुआ? जर्मेनियम Ge संकेत हुआ इसका, और सिलिकॉन Si संकेत हुआ। तो यह दोनों क्या है फ्रेंड्स? तो अर्धचालक। ठीक है, मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहते हैं? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। यह देखिए जो लिखा हुआ है संकेत, आप एक दो बार लिख करके और समझ लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ओम संकेत में इस तरह से लिखा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः निर्भर करता है। प्रतिलोम करने का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, और उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे वह बना है। एक बार फिर से सुनिए। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात कोई ऐसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होने में जो पदार्थ के कुछ अणु उसका विरोध करते हैं, तो जो विरोध ही है प्रतिरोध कहलाएगा। इसका SI मात्रक क्या होगा? तो ओम। एकदम रट जाओ, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, बिल्कुल रट जाओ। किसी चालक का प्रतिरोध, उसका जो प्रतिरोध होगा वह चालक के लंबाई पर सीधे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर
प्रतिलोमतः निर्भर करता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उस पदार्थ की प्रकृति पर भी वह प्रतिरोध निर्भर करेगा, अर्थात अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और कम होगा तो ज़्यादा होगा। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर लंबाई ज़्यादा होगा किसी पदार्थ का तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और कम लंबाई का तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रतिरोधकता क्या कहता है। तो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के छड़ का प्रतिरोध उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एक बार फिर से सुनते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता क्या है। तो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के छड़ का प्रतिरोध उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा फ्रेंड्स, रो इक्वल टू RA/L। रो किसके लिए, प्रतिरोधकता के लिए, R रेसिस्टेंट प्रतिरोध हो गया, और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L इसका लंबाई हो गया, व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। ये बिल्कुल आप याद कर लेंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम मीटर। ठीक है, अब चलिए अमीटर हम देखते हैं। अमीटर किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे। तो जिस यंत्र के द्वारा विद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा को मापा जाता है अमीटर कहलाता है। एक बार फिर से, जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापा जाता है अमीटर कहलाता है। साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि जो जिससे होकर के लाइन प्रवाहित होता, बिजली प्रवाहित होता है, और उसमें कितनी जो विद्युत प्रवाहित हो रही है उसको जो हम मापते हैं ना, तो मापने वाले यंत्र को हम क्या कहेंगे, तो अमीटर कहेंगे। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। और इस यंत्र का प्रतिरोध बहुत कम होता है। VVI बात है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र से देख रहे हैं, यही अमीटर जुड़ा हुआ है जो कि श्रेणी क्रम में है। ये R प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है, यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, K है कुंजी है, और B यहाँ बैटरी का काम कर रहा है। यह कुल मिला करके एक परिपथ का कार्य करेगा। तो ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर हम लोग देखते हैं। जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। बहुत आसान है। जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहलाता है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यह समांतर क्रम में जोड़ा गया है वोल्ट मीटर, जबकि यह मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। बिल्कुल रट जाइए, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। और मैट्रिक में टॉप करने के लिए अगर इस एक दो वीडियो को आप देख लेते हैं अच्छा तरह से एक दो बार और बारीकी से, तो निश्चित रूप से आपको जो फिक्स के प्रश्न आने हैं आपको छूटेगा नहीं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए अब चलते हैं धारा की बात करते हैं हम लोग, करंट की। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा की बात करते हैं, डीसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात डायरेक्ट करंट। वैसी धारा जो विद्युत परिपथ में हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहलाती है। देखिए बिल्कुल इजी इसका डिफिनीशन है। एक से दो बार आप सुनेंगे या लिख लेंगे देख करके तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखिए, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो वैसी धारा जो विद्युत परिपथ में हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। डीसी शॉर्ट में दिष्ट धारा को बोलते हैं, अर्थात डायरेक्ट करंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर चलिए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वैसी धारा जो विद्युत परिपथ में खास समय तक एक दिशा में और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
एक बार फिर से देखिए, वैसी धारा जो विद्युत परिपथ में खास समय तक, मतलब एक निश्चित समय तक एक दिशा में और फिर उतना ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका बनावट, तो ये देखिए डीसी है, डायरेक्ट करंट, अर्थात दिष्ट धारा का ये साइन दिया गया है, चिन्ह दिया गया है। और यह जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, यह एसी का साइन है फ्रेंड्स, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट का है, प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, अब यहाँ देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का होता है, बताया ना दो तरह का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत से प्रतिरोधों को, किसको, प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उसके व्यक्तिगत के योग के बराबर होता है। क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उसके व्यक्तिगत के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि अगर परिपथ में जितने लगे हुए हैं प्रतिरोध, उन सबों को आप जोड़ लीजिए, अब कुल जितना जोड़ आएगा वो प्रतिरोध उसी का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन से हम समझेंगे। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आसान भाषा में है और मैं काफ़ी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा लगता है कि कहीं इसमें मिसिंग वर्ड था, एक बार फिर से इसको ज़रा देख लीजिए, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उसके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सेम वही है जो अभी बताया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा गया है, ये आई धारा दिखा रहा है, आई धारा दिखा रहा है, R1 क्या है, तो यह प्रतिरोध फर्स्ट है, R2 दूसरा प्रतिरोध और R3 तीसरा प्रतिरोध। ये जो इस टाइप से दिखाया गया फ्रेंड्स, ये प्रतिरोध का साइन है, यह प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3 से, और I है धारा, इसे प्रवाहित हो रही है। देखिए चित्रानुसार RS मतलब टोटल प्रतिरोध इसमें कितना है, किसमें, दिष्ट धारा में। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गए, R1 R2 R3 और सिग्मा RI हो गए। कहने का मतलब कि टोटल सभी प्रतिरोधों का जोड़ सिग्मा RI, जहाँ RS का है तुल्य प्रतिरोध है, अर्थात यह तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो RS तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, यही सूत्र हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा, तो पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कैसे व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यह आई वाला पोर्शन, यह विद्युत धारा है, और यह देखिए समांतर क्रम में किस प्रकार से जुटेगा, तो एक R1 हो गया, यहाँ देखिए ऊपर एक प्रतिरोध हो गया R1, बीच में R2 हो गया और नीचे R3 हो गया, और यहाँ से जो धारा जा रहा था विद्युत धारा I1 हुआ, यह I2 हो गया और नीचे I3 हो गया, और बीच में R1 R2 R3 यह तीनों प्रतिरोध हुआ, और एक किस क्रम में जुड़ा हुआ है, संयोजन क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए सूत्र ऐसे होगा, 1/RP मतलब टोटल प्रतिरोध, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, जितना भी दिया हुआ रहेगा R3 R4 I5 R10 जितना सबको एक साथ जोड़ लेंगे और सिग्मा 1/RI कर लेंगे। मतलब जितने भी प्रतिरोध फ्रेंड्स आपको समांतर क्रम में दिया रहेगा तो सब को इस क्रम में आप जोड़ लेंगे, और जो भी आएगा इसको हल करने के बाद वह कुल आपका प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में रहने पर। तो इस सूत्र को बिल्कुल अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे, यह समांतर क्रम वाला भी और श्रेणी क्रम वाला भी। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि आगे इसमें और क्या बताया गया है, जिससे आपको पूरी तरह एक एक पॉइंट को क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में जाएं तो रिलैक्स महसूस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे में चलते हैं। यहाँ मिश्र धातुओं, देखिए पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है जो VVI है, सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होने के कारण उच्च ताप पर इनका दहन नहीं होता है। रिपीट वंस अगेन, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता
अर्थात जो मिला करके बनाया गया है कुछ धातुओं से, उसकी प्रतिरोधकता क्या हो गया, तो अवयवी धातुओं की अपेक्षा, अवयवी का मतलब जो एक या एक से अधिक धातु जो मिल करके वो धातु बना, मिश्र धातु, वो अलग अलग, ठीक है, अपेक्षा अधिक होने के कारण उच्च ताप पर इनका दहन नहीं होता है। और यही कारण है कि धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री में, टेस्टर में आदि समान वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अवयवी तत्व होते हैं मिश्र धातु के, उससे उच्च ताप पर इनका दहन नहीं होता है, अर्थात वह गलेंगे नहीं, वह बेकार नहीं होंगे, वह नष्ट नहीं होंगे। और इस कारण इस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? विद्युत इस्त्री में, ठीक है। और टेस्ट जो भी आप चेक करते हैं लाइन को, तो उसमें भी समान वैद्युत ताप युक्तियों में किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक ताप गुणांक अधिक होने के कारण ही इनका उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाता है। इसी श्रेणी में नाइक्रोम भी आता है। देखिए, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होने के कारण ही इसका उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ताप गुणांक अधिक होता है। इस कारण नाइक्रोम को भी लिया जाता है। इस कारण क्यों? क्योंकि इसका भी ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। बल्ब के तंतु, जैसे बल्ब घर में जलता है तो उसका जो तंतु होता है, जो जलता हुआ आपको टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देता है, वह किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का। आगे देखते हैं, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। मैंने पहले भी बोला कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी होता है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है, तो उसके जगह पर जनरली कॉपर का यूज किया जाता है और मूलियम का, लेकिन ज़्यादा अच्छा कॉपर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जो विद्युत एवं इनके प्रभाव जो चैप्टर है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक से, तो इसमें हम देखें कुछ मुख्य रूप से। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखिए। यहाँ पर क्या है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति, इन सारी बातों को एक एक लाइन करके हम लोग देख लेते हैं। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से बराबर टक्कर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण होता है। क्यों होता है? तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से बराबर टक्कर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण होता है। तो जान ही रहे, जैसे ये धातु के जो तार होते हैं चालक, उससे होकर के जब बिजली प्रवाहित होगा तो उसके जो क्या होंगे, तो उसके जो परमाणुओं में टक्कर होगी, जिस कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। और वह पदार्थ पर निर्भर करता है कि किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। किसी प्रतिरोध में उपयुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाए, कैसे? तो W बराबर V इंटू आई इंटू टी, ओम के नियम से V बराबर आई आर हम लोग जानते हैं। V मतलब विभवांतर, I विद्युत धारा और R आपका प्रतिरोध हो जाता है। V क्या हो गया? W यहाँ पर कार्य हो गया, V वोल्ट, I एम्पियर और T समय, अर्थात वोल्ट विभवांतर हो गया, विद्युत धारा हो गया और T समय हो गया, ठीक है। यदि किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में प्रकट हो तो इसे Q से व्यक्त किया जाएगा। अगर जो कार्य हो रहा है वह ऊष्मा गर्मी के रूप में अगर प्रकट होने लगे तो इसको Q से व्यक्त करेंगे। Q बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आई स्क्वायर आर टी जूल। Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर क्या है? तो विद्युत धारा का वर्ग है, और R क्या है? प्रतिरोध, और T क्या है? तो समय है। तो इस तरह से उसमें जो कितना ऊष्मा है आप आसान से निकाल लेंगे अगर प्रश्न में आएगा तो। आगे देखते हैं, 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं।
शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। बिल्कुल इजी और ये इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है तो किलोवाट, बड़ा शक्ति किलोवाट, लेकिन जनरली विद्युत शक्ति का वाट, और बड़ा इसका जो मात्रक कहलाएगा वह किलोवाट कहलाएगा। देखिए 1 किलोवाट बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, अर्थात 10 के पावर 3 वाट आप कह सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, kWh, अर्थात किलोवाट घंटा। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट BOT के रूप में कहता है, अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। व्यावसायिक रूप में जो हम यूज करते हैं इसका, तो इसको BOT बोला जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट BOT कहा जाता है, व्यावसायिक रूप में इसका नाम है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसको बोलते हैं। 1 BOT यूनिट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर कितना, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, एक्सप्लेन करके हम लोग देख लेते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। बिल्कुल, यह हर बार पूछा गया है, लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो यह VVI रहेगा, इसको VVI के रूप में आप याद कर लेंगे। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि टंगस्टन का वाष्पन ना हो। जैसे बल्ब जो देखते हैं ना, उसका जो तंतु होता है वो टेढ़ टेढ़ करके होता है, जो जलते रहता है, वो टंगस्टन का बना होता है, और उसमें निष्क्रिय गैस भरा रहता है, जो खाली जगह होता है उसमें। क्यों, नहीं तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर लेता और इस तरह से वह बल्ब खराब हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि निष्क्रिय गैस भरा रहता है बल्ब के अंदर, और उसका जो वो है तंतु वह टंगस्टन का होता है। विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है, इसे तांबा तथा टीन मिश्र धातु से बनाया जाता है। जो विद्युत फ्यूज देखते हैं लगा रहता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज जाने पर फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ सुरक्षित रहता है, कोई खतरा नहीं हो पाता है, आग नहीं लग पाता है। तो वह किस चीज़ का बना होता है, पूछा जाता है परीक्षा में कि विद्युत फ्यूज किस चीज़ का बना होता है, तो तांबा और टीन का। ठीक है, अर्थात Cu+Sn से मिल करके यह जो बनता है फ्यूज, इसको आप याद रखेंगे। मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जब लाइन मारेगा तो समझ रहे ना, आदमी साफ हो जाएगा। तो यह क्या होता है, तो मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, और मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 30,000 ओम होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से परीक्षा में पूछेगा कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो यह होता है फ्रेंड्स आपको 30,000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, बोलो 30,000 ओम होता है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप। अब आगे और कुछ देख लेते हैं, कौन कौन सा पॉइंट बच गया इसमें से। तो अब रह गया फ्रेंड्स आपका कि उपकरण की कुल शक्ति जब स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अतिभारण, इंग्लिश में ओवरलोडिंग कहा जाता है। अर्थात कोई जो उपकरण का मतलब क्या, कोई हो गया आपका यंत्र, और वो क्या करने लगे कि जब कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से, जितना उसको बिजली लेना चाहिए उससे ज़्यादा बिजली लेने लगेगा, तो आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा उसमें खींचने लगेगा ना, तो आवश्यकता से जब ज़्यादा आने लगेगा तो उस कारण ओवरलोडिंग होगा, उस पर लोड बढ़ेगा, बिजली की ज़्यादा खपत करेगा, तो इस चीज़ को अतिभारण हिंदी में बोलेंगे, ओवरलोडिंग इंग्लिश में। अगला, जब गर्म तार अर्थात लाइव वायर एवं उदासीन तार न्यूट्रल वायर आपस संपर्क में आते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। मतलब ठंडा गर्म जो तार एक साथ सट जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध बहुत कम जाता है, फलस्वरूप उससे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही प्रतिरोध कमेगा, अर्थात जो उसका बाधा था इलेक्ट्रॉन पास करने का विद्युत धारा का, वह तो फ्री हो गया, तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो इस तरह उसमें शॉर्ट सर्किट होगा। इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट और हिंदी में इसको लघु पथन बोलते हैं। इस कारण से क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब ठंडा गर्म तार आपस में जुड़ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाता है और उस कारण ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पथन। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे निश्चित रूप से। और हम लोग आगे का जो चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका हम लोग अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज
हम बस इतना ही इसमें अब रोकेंगे। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। और अगर तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मुख्य रूप से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि खास करके जो फ्रेंड्स मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे उनको अच्छे से अच्छे नंबर लाने में निश्चित रूप से यह मदद करेगा। आप 1-2 बार देख लो और देख लेने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सच में हमको समझ में नहीं आया। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ, वो आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में, ध्यान से सुनिए और कमेंट में आप जवाब देंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है और उसका जो उसमें तंतु लगा होता है वह किस पदार्थ का होता है। तो फटाफट से इसका जवाब दें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।